गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ाएंगे कि भूगोल में यदि आपने ग्लोब नहीं पढ़ा, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं प्राप्त की तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो बच्चों देखिए, ये हमारे हाथ में एक ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ये हमारे पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, मॉडल होता है, जिसका हम उपयोग पृथ्वी के अध्ययन में करते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि इस ग्लोब में बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं। देखिए, कुछ ऐसी इस तरह से खींची गई हैं, कुछ ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। तो इन रेखाओं के बारे में हम जानेंगे कि ये रेखाएं कौन कौन सी होती, इनका नाम क्या है, इनकी संख्या कितनी है और इन रेखाओं का उपयोग क्या होता है। तो आओ बच्चों, हम लोग बोर्ड पर इसको पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, हमने जो आपको ग्लोब दिखाया वो देखिए, पृथ्वी जो है हमारी गोल है। इस तरह से हमारी पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है, इसके दो ध्रुव होते हैं। ऊपर को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इन्हीं ध्रुवों पर पृथ्वी जो है घूमती है, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। अब इसके बाद ग्लोब पर एक बीचों बीच में रेखा खींची जाती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब ये रेखा भूमध्य रेखा इसलिए कहलाती है क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन वास्तव में ये रेखा कहीं होती नहीं है, ये काल्पनिक रेखा होती है। और इस तरह से भूमध्य रेखा की जो परिभाषा बनती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है, और इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ऊपर और नीचे समांतर रेखाएं खींची हुई होती हैं, जिनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इस तरह से ऊपर की ओर कुछ रेखा खींची जाती है, इस तरह से, और नीचे भी खींची रहती है। इस तरह से अब हम ये देखते हैं कि किन्हीं दो, अब देखिए बीच में आपकी ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री अंश की होगी। इसके ऊपर और इसके नीचे जो अक्षांश रेखा है जो इसके समांतर होती हैं, तो इनके और इनके बीच की, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जो गैपिंग होती है, वो 111 किलोमीटर होती है बच्चों। 111 किलोमीटर। अब देखते हैं कि यहां से कितनी रेखाएं नीचे हैं। यहां से यहां तक दक्षिणी ध्रुव तक 90 रेखाएं हैं, 90 रेखाएं, और यहां से ऊपर भी उत्तरी ध्रुव तक 90 रेखाएं हैं, और ये 0 डिग्री वाली। तो कुल हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है हमारे ग्लोब पे, वो 181 होती है। 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री वाली, तो कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यदि हम सबसे लास्ट वाली रेखा जो बिंदु के आकार का होता है, यदि उसे हम रेखा ना माने, यदि उसको हम बिंदु मान ले, तो ये दो रेखाएं घट जाएंगी। उस स्थिति में जो रेखाओं की संख्या होगी वो 179 होगी, 179 रेखाएं होंगी। लेकिन यदि हम इनको बिंदु ना मान करके एक रेखा मानेंगे, तो उस स्थिति में 181 रेखाएं होंगी, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर 181 होंगी।
अब इसके बाद आप ग्लोब पर ये भी देखते हैं कि कुछ इधर से इधर यानी उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर मिली हुई होती है, इस तरह से। इस तरह से रेखा खींची होती है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो इनका नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम इनका? देशांतर रेखा इनको कहते हैं। अब देशांतर रेखा की परिभाषा क्या बनती है कि उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली समस्त काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में होती नहीं है बच्चों। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर दक्षिण ध्रुव में जाकर के मिल जाती हैं, तो इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं उनको अगर हम गौर से देखेंगे तो ध्रुवों के पास जो इनके बीच की गैपिंग है वो बहुत कम होती है, और जो भूमध्य रेखा के पास इनके बीच की गैपिंग देखिए बहुत ज्यादा है। तो यहाँ प्रश्न एक बन के आता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहां पर अधिक होता है? तो वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? वो लगभग 111.3 किलोमीटर होता है, और इधर जैसे बढ़ते हैं वो कम होता है। अब इनकी संख्या देखिए, इनकी संख्या यहां से बच्चों ध्यान दो, यहां से इसको कहते हैं पूरब, यानी कि ये पूरब होता है, और इधर जो होता है वो होता है पश्चिम। अब यहां से इधर जो होता है, इधर 180 रेखाएं होती हैं, 180, और इधर भी जो है 180 रेखाएं होती हैं, और ये जो बीचों बीच होता है ये 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा होती है। अब टोटल संख्या अगर देखा जाए तो 180 प्लस 180 बराबर 360। 360 देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे ग्लोब पे होती है, जिसमें से सबसे जो फ्रंट पर होता है वो 0 डिग्री, और एक होता है जो सब उसके पीछे होता है वो 180 अंश जो है देशांतर रेखा होती है। इन दो देशांतर रेखाओं का उपयोग हम करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग समय निर्धारण में करते हैं, और इसका उपयोग हम तिथि निर्धारण में करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां से इधर जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं, एक एक अंश इधर जाते हैं, तो इससे समय का निर्धारण होता है। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से हम इधर कितना गए हैं उसके अनुसार हम लोग जो है समय निकालते हैं। अब हर देश का अपना एक मानक समय रेखा हो। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो भारत हमारा जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो उस स्थिति में भारत का जो मानक समय रेखा है, जो मानक एक जो देशांतर रेखा जिसको हम कहते हैं, वो 82.5 डिग्री पर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो हर देश का अपना जो मध्य का जो सबसे उसके मध्य में देशांतर रेखा गुजरती है, उसके अनुसार वो अपना समय का निर्धारण करता है। तो आओ हम जाने कि समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, समय का निर्धारण करने के लिए हम एक जान लें कि ये ग्लोब जो होता है, ग्लोब, अब देखिए यहाँ पे इसको एक चक्कर घूमने में, पृथ्वी को अपनी धुरी में एक चक्कर घूमने में उसको 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे में कोई जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो 360 अंश का कोण घूम लेती है। तो अब आओ हम जानें बच्चों, जैसे हमने कहा कि 24 घंटे में
जो घूमता है वो 360 अंश घूमता है। तो 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में देखें तो 360 बटे ये 24 हो जाएगा, भाग देंगे ये 15 अंश आ जाएगा। यानी 1 घंटे में 15 अंश घूम जाएगा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में अगर देखते हैं तो 15, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हो जाएगा आपका 15 जो है, नहीं इसको इधर से कर लेंगे कि 15 अंश को घूमता है, घूमने में समय लेता है 60 मिनट का। तो 1 अंश घूमने में समय कितना लेगा, 60 बटे 15, यानी कि 15 चौको 60, यानी 4, यानी कि 4 मिनट, ये मिनट का निशान होता है 4 मिनट। यानी 1 अंश, जब 1 अंश यानी 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री जब हम आगे बढ़ते हैं, 1 देशांतर को जब हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि अंश में होता है 1 डिग्री देशांतर जब हम क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का फर्क आता है। यानी 1 अंश पर 4 मिनट का आता है। हम इधर जब इधर जाते हैं तो समय बढ़ता है और इधर जब जाते हैं तो समय घटता है। यानी 0 के पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है और आगे जाते हैं तो समय बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जो 82.5 डिग्री हमारे भारत के जो मध्य से होकर देशांतर रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री गुजरती है, और जो हम समय निर्धारण करते हैं वो 0 डिग्री देशांतर से, जो लंदन के ग्रीनविच यानी ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और वहीं से हम अपने देश के समय का निर्धारण करते हैं। और देखो कैसे करते हैं, हम जान चुके हैं कि जो है 1 अंश पर 4 मिनट का फर्क होता है, 4 मिनट का। अब हम देखते हैं कि 82.5 को हम अब इस तरह लिखेंगे, इस तरह से, तो 1 अंश पर 4, तो 82.5 पर तो 4 गुणे 82.5। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 8 32, 1 35, यानी कि ये मिनट है, ये मिनट है, यानी 330 मिनट लगा। 330 को जब घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। बच्चों 5 घंटा 30 मिनट, यानी जब लंदन में 12 बजते हैं तो उस समय इंडिया में शाम को 5:30 बजता है। इसी से 82.5 डिग्री जो है हमारे भारत के जो है मध्य से रेखा गुजरती है, और उसी रेखा से हम अपने पूरे भारत के समय को निर्धारित करते हैं। ऐसे हर देश का होता है, अपने मध्य से जो उसके देशांतर रेखा गुजरती है उसके अनुसार वो ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार अपने वहां के समय को वो सेट कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे हम समय का निर्धारण करते हैं। शेष बच्चों जो है अगले टॉपिक पे नेक्स्ट दिन बात होगी।